Students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will start our new chapter of second book, chapter number 5, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। यानी कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से कांग्रेस पार्टी है वो रीएस्टैब्लिश हुई। गॉट इट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर में किस तरह से हम और क्या पढ़ना है। ये सबसे पहले नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, मीन्स जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बने और किस तरह से देश की राजनीति में बदलाव आए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी। विपक्ष यानी कि जो सरकार होती है उसे अपोजिट में जो भी पार्टियां होती हैं उसको विपक्ष कहा जाता है। तो सारा विपक्ष है किस तरह से एकजुट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और कांग्रेस का जो प्रभुत्व था यानी कि कांग्रेस की सोवर्निटी जो बनी हुई थी वो पावर में थी, काफ़ी टाइम से पावर में थी, उसको किस तरह से चैलेंज किया है अदर पार्टीज़ ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह से चुनौतियों से उभरी। ठीक है, कि कांग्रेस इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी उन्होंने किस तरह से चैलेंजेस को फेस किया, जो बाधाएं या चुनौतियां उनके सामने आई उसको फेस किया और किस तरह से वो उनसे निपटती हुई आगे बढ़ी। और क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर में, कैसे नई नीतियां तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। यानी कि एक ऐसा दौर आ गया था जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से लगभग सत्ता से हीन हो गई थी। ठीक है, 1977 में क्या है, जनता पार्टी की सरकार बनती है और कांग्रेस का जो शासन है कंटिन्यू चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद है कुछ टाइम बाद ही कांग्रेस रीएस्टैब्लिश होती है, यानी कि वो दोबारा से वापसी करती है और कांग्रेस की सरकार बनती है। कि वो किस तरह से बनती हैं, क्या परिस्थितियाँ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है, ठीक है, सरकार बनाती है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आता है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौतियाँ। तो ये उत्तराधिकार क्या होता है, राजनीतिक यानी कि जो सरकार चल रही थी, प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ हो जाती है। कब होती है, 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है, वो पिछले काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। ठीक, तो सबके मन में ये था अगर ये बीमार चल रहे हैं, किस तरह की मिसहैपनिंग हो गई तो उसके बाद कौन सत्ता को संभालेगा, यानी कि सत्ता को संभालना यानी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, इसी बीच में लोग एक दूसरे के ऊपर डाउट था सबको, कि सबको संदेह था, या ये कह सकते हैं सब यही सोच रहे थे कि शायद ये बन जाए, फलां व्यक्ति बन जाए। तो जो भी नेता थे उनको किसी न किसी का नाम सामने आ रहा था। नाम सामने रखने के साथ साथ एक दूसरा चैलेंज ये था कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमें जिस तरह से स्वतंत्रता अभी अभी मिली है, कुछ टाइम हुआ है, 10-12 साल हुए हैं, अगर उसके बाद हमारी स्वतंत्रता दोबारा से हम परतंत्र हो जाते हैं, हमारी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है, तब हमारा क्या होगा। यानी कि सबके मन में डाउट था अगर प्रधानमंत्री जी नहीं रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहते हैं, तो पूरे देश के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उसका समाधान किस तरह से किया जाएगा, ये सबके मन में संशय था। तो 1960 का दशक रहा है, यानी कि 1960 से लेकर 70 तक का जो दशक रहा है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया है उस टाइम की सरकार ने। तो इसको क्या बोला गया है, खतरनाक दशक भी बोला गया है, डेंजरस डिकेड। डिकेड क्या होता है, 10 सालों का समूह, दशक, तो उसको क्या बोला गया है, एक डेंजरस डिकेड बोला गया है। तो अंडरलाइन करो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी फॉर्म होता है, बनता है कि किस दशक को खतरनाक दशक कहा गया है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया है। तो इसमें क्या है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि नेहरू के बाद जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन बनते हैं। तो नेहरू की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वो हैं
लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू के बाद शास्त्री। ठीक है, इनका कार्य, ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। तो सुलझे हुए इन व्यक्तित्व के कारण, यानी इनकी पर्सनैलिटी के कारण ही इनको प्रधानमंत्री का पद मिला है। आपस में सलाह मशविरा करके, आपस में सलाह करके तो इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। संसदीय दल का नेता बन गया, और जो भी संसदीय दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। इसमें किसी तरह का किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए इनको निर्विरोध चुन लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के थे ये। ठीक है, कहाँ के रहने, जो लाल बहादुर शास्त्री थी वो कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और नेहरू के मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट था उसमें काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे थे। तो लास्ट के टाइम में, जो लास्ट के साल थे उनकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के, यानी कि 1960 के बाद से, तो ये इनके ऊपर डिपेंड हो गए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। तो यही रीज़न रहा है कि इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया गया। तो इसमें एक इंसिडेंट के बारे में बताया है कि जब ये रेल मंत्री थे तो उस टाइम पर क्या हुआ था, एक रेल एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ी घटना थी ये। तो इस टाइम पर उन्होंने उस टाइम पर क्या हुआ था, मोरल ड्यूटी समझते हुए कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो उन्होंने उस सारी जिम्मेदारी को, उस घटना को खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, 1960 से 1966 के बीच में इनका जो कार्यकाल रहा है, बहुत कम समय था इनके पास, 2 ही साल ये प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इसी टाइम पर इन 2 सालों में ही इनको बहुत बड़े चैलेंज फेस करने पड़े, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या रहा था, एक तो भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हो जाता है। तो जो देश की इकोनॉमी जिस हिसाब से चल रही थी, तो बहुत सारा पैसा कहाँ पर है, युद्ध में लगता है। इसके साथ ही जो उस टाइम पर क्लाइमेट था, वो क्लाइमेट ने भी जो साथ नहीं दिया है, जो वेदर था उन्होंने भी साथ नहीं दिया है। तो मानसून लेट आया, मानसून लेट आने की वजह से क्या हुआ, सूखे की स्थिति हो गई। सूखे की स्थिति होने की वजह से क्या सारा इफ़ेक्ट है उसका हमारी फसलों पर पड़ा, जिससे बहुत बड़े लेवल पर फसलें नहीं हुई थी। ठीक है, यानी कि जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसमें क्या भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, खाद्यान्न की काफ़ी कमी हो गई थी, अनाज की काफ़ी कमी हो गई थी, और दूसरी साइड जो देश का पैसा है वो युद्ध में लग रहा था। तो इस स्थिति में किसान को मोटिवेट करते हुए और मिलिट्री को मोटिवेट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अगर हम इन दोनों की रिस्पेक्ट करेंगे और तभी ये मोटिवेट होकर अच्छे से काम कर पाएंगे, इसलिए इन दोनों की जय की थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, यहाँ पर भी अंडरलाइन भी करोगे कि ये नारा किसने दिया था और क्यों दिया था। एक तो युद्ध हो रहा था, तो इनको मोटिवेट करने के लिए, जवानों को, जो मिलिट्री को मोटिवेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया। दूसरा, भूखमरी की स्थिति हो गई थी, किसान कभी किस तरह से हताश ना हो जाए, किसानों को मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, कोई बात नहीं, हम आगे इम्प्रूव करेंगे। तो उन्होंने नारा दिया था ये। ठीक है, और साथ ही क्या है, संकल्प किया था कि इन चुनौतियों से हम निपटेंगे। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसके बाद युद्ध विराम की स्थिति होती है। युद्ध विराम के बाद दोनों के बीच में क्या है, एग्रीमेंट होता है, किसी तरह की समझौता किया जाता है कि हम शर्तों को मान लेंगे, युद्ध को बंद कर दिया जाए। तो उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए, ठीक है, एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, ये रूस जाते हैं, क्योंकि मीडिएटर का काम रूस कर रहा था, मध्यस्थ का काम कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। रूस भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थ का काम कर रहा था। तो ताशकंद जाते हैं, ताशकंद पर वहाँ पर इनका अचानक से देहांत हो जाता है 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, इस तरह से जो इनका कार्यकाल है, चुनौतीपूर्ण कार्यकाल रहा है, देश को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। ठीक,
तो यहाँ पर क्या थे उस टाइम पर, आप ये भी अंडरलाइन करोगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में देश के लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो किस के साथ एग्रीमेंट करने के लिए गए थे, किस देश में गए थे? तो रूस गए थे। रूस में ताशकंद गए थे, जो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है आज के टाइम पर। पहले तो क्या था, ये सारा संघ था ना, 91 में अलग हुआ है, विघटन हुआ है। तो आज के टाइम पर उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और वहाँ पर क्या करने गए थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर साइन करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर बेटा ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप साथ के साथ अंडरलाइन करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। I think this is sufficient for today. Next we will do in next video. Thank you.